ममता ने मंच से बताया अपना गोत्र। असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार, कहा हमारा क्या जो जने उधारी नहीं। देश भर में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में आए 53,480 नए केस, 354 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नहीं लगेगा लॉकडाउन, वापस लिया गया फैसला, संशोधित गाइडलाइंस होगी जारी। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का फैसला, 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद, सरकार ने जारी किए आदेश। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर, रोहतक पीजीआई के 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, जच्चा बच्चा वार्ड बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में सरकार बनाने के लिए हम पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यूपी में हमारी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं यूपी के कई जिलों में गया हूं जहां लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यूपी में भी आए। तो पंचायत चुनाव को प्रदेश में लगभग सभी जिला पंचायत सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो दिल्ली का मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा का, फ्री महिलाओं की बस की यात्रा का, ये मॉडल अगर उत्तर प्रदेश में लाना है तो इसकी शुरुआत जिला पंचायत के चुनाव से करनी होगी और इसलिए हम लोग जनता का समर्थन मांग रहे हैं। जनता का बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। कई जिलों में मैं पिछले दिनों में गया हूं और आज सिद्धार्थनगर आया हूं। एरम जी हमारी यहाँ से कैंडिडेट हैं, आर्या जी हमारे सुभाष आर्या जी वो कैंडिडेट हैं, तो उनके समर्थन में ये मीटिंग हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बार जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करेगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता बचाने के लिए लड़ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बड़ा दांव खेला है। ममता बनर्जी ने मंच से अपने गोत्र का खुलासा किया है, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा है और कहा है कि जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लिखा, जो लोग शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं हैं, किसी भगवान के भक्त नहीं हैं या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते हैं, उनका क्या। ओवैसी ने आगे लिखा है कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है। ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है और सफल होने वाला नहीं है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा समेत 10 राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं हरियाणा में रोहतक के पीजीआई में 22 डॉक्टर्स की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सभी डॉक्टर्स जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात थे, जिसके बाद इस वार्ड को तुरंत बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन 22 डॉक्टर्स में से 4 ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। जच्चा बच्चा वार्ड बंद होने के बाद अब डिलीवरी संबंधित सिर्फ इमरजेंसी केस ही ऑपरेट किए जाएंगे, बाकी सभी केसेस को सिविल अस्पताल भेजा जाएगा। बता दें कि हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 4 और मरीजों की मौत हो गई है और संक्रमण के 980 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं
और 354 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि 41,280 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कुल मामले बढ़कर 1,21,49,335 हो गए हैं, जिसमें से 1,14,34,301 रिकवरी शामिल हैं और अब तक 5,52,566 एक्टिव मामले हो चुके हैं। वहीं कुल मौतों की संख्या भी बढ़कर अब 1,62,468 हो गई है। देश में अब 6,30,54,353 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। तो 24 घंटों में 53,480 नए केस सामने आए हैं और दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी इजाफा देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के जो मामले हो रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है और एक दिन में 350 से ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। ये जो आंकड़ा आया है, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ने की जो संख्या आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली आई है, क्योंकि 53,480 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में और इसके साथ ही 354 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है और शायद उसी का नतीजा है जो कि एक बार फिर से कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है वो देखने को मिल रही है और दैनिक मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से और उस कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वीं तक के स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ जिस तरीके से दैनिक मामलों में इजाफा हो रहा है बेहद हैरान कर देने वाला है और ये डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसलिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग बेहद आवश्यक है और इसके साथ ही साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना भी बिल्कुल मत भूलें। लेकिन लगातार लोगों में लापरवाही बढ़ने के कारण शायद यही वजह है कि कोविड-19 के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो जांच के मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है और जांच के मामलों में बढ़ने के साथ ही कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी जो सामने आ रहे हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्र में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इस बार स्वामी ने पीएम मोदी पर पाकिस्तान को लेकर डायरेक्ट अटैक किया है। पाक के साथ व्यापार बहाली की अटकलों को लेकर स्वामी ने लिखा कि कश्मीर पर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि संभव है आने वाले दिनों में मोदी और इमरान खान लंदन में डिनर करते नजर आएंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये तीखा वार, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये कश्मीर पर सरेंडर करने का ये आरोप लगाया है, ये तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बता दें कि कश्मीर पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है अपने आप को, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने किया और जल्द ही इमरान खान के साथ लंदन में डिनर करते हुए भी नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। आपको बता दें कि बड़ा आरोप लगाया है और तीखा वार किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते यूपी सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे। वहीं सीएम योगी के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना परीक्षण की संख्या बढ़ाई जाए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अन्य संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इस साल भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया गया है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाए जाने पर ध्यान दे रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की 6.1 करोड़ डोज देश में लोगों को दी जा चुकी है, जबकि 6.4 करोड़ डोज दुनिया के 84 देशों को दी गई है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ये डोज भारत की तरफ से इन देशों को या तो तोहफे में दी गई है या कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई है, या फिर ये वैक्सीन कोवैक्स सुविधा के तहत दी गई है, जो कि बाकी देशों को मदद करने के लिए WHO ने बनाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल प्रचार अभियान के दौरान प्रदेश की CPI की अगुवाई वाली LDF सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां प्रियंका गांधी ने कहा कि यह धोखाधड़ी और घोटालों वाली सरकार है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र के बजाय उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था, लेकिन असल में यह केंद्र की मोदी सरकार की तरह उद्योगपतियों के घोषणा पत्र पर अमल कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ट्रेन यात्रा के दौरान केरल की ननों का कथित रूप से उत्पीड़न करने के लिए BJP और RSS की आलोचना करते हुए दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसलिए घटना की निंदा की क्योंकि यह चुनाव का समय है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर नए सिरे से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के संपर्क में आए 25-30 लोगों का पता लगाया जाए और संक्रमित लोगों को उचित रूप से आइसोलेट किया जाए। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जिला केंद्रित कदम उठाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि हर जिले को, चाहे वहां महामारी के अधिक मामले हों या कम, स्पष्ट दायित्वों के साथ एक कार्य योजना बनानी चाहिए। कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रखकर उनकी जांच कर और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 25-30 लोगों का पता लगाकर वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लागू होने वाले संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले को वापस ले लिया गया है। दरअसल अब औरंगाबाद में फिलहाल पूरी तालाबंदी नहीं होगी। आम जनता के विरोध और फैसले से मची खलबली के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुनील चौहान ने लॉकडाउन के फैसले के रद्द करने का ऐलान किया है। बता दें कि औरंगाबाद में 31 मार्च से संपूर्ण तालाबंदी लागू करने का फैसला लिया गया था। फैसले में कहा गया था कि 31 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ बहुत जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत दी गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी 10 सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जिलों में औरंगाबाद का भी नाम शामिल है। असम में 47 विधानसभा सीटों के लिए 27 मार्च को पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में 1 अप्रैल 39 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन असम प्रदेश में विकास को सर्वोत्तम स्थान देती है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी AIUDF के साथ मिलकर जनता को विकास पथ से हटाकर भ्रमित करने का दुस्साहस करती है। हम सब स्तब्ध थे जब अमेठी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर कहा कि असम की पहचान ही AIUDF के मुखिया हैं। कांग्रेस की मजबूरी इतनी है कि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए अब AIUDF के सहारे है।
हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो खुद एक दूसरे में अपना सहारा तलाश रहे हैं, वो क्या असम के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुझे याद है, बस 100 रुपए के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे किसी के कहने पर वो पैकेट डिलीवर किया था। क्या करता, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, जब तक ये पता चला कि जो पैकेट मैं कुछ पैसों के लिए डिलीवर करता था उससे नशे का कारोबार होता था। तब तक मैं खुद इस दलदल में फंस चुका था। पर मैं गांव से यहाँ कुछ बनने आया था, सड़कों पर मरने नहीं। इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। डिलीवरी तो आज भी मैं करता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मेरे जैसे किसी को भूखा ना रहना पड़े, ताकि उन्हें कुछ गलत डिलीवर करने की नौबत ना आए। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। ब्लडी वीआईपी कल्चर। हम लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? अभी दिखाती हूँ। ट्वीट करके बैंड बजाती हूँ वीआईपी। आपके फोन में इंटरनेट है? व्हाट डू यू मीन? डिजिटल इंडिया है दीदी। वीआईपी मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप भी वीआईपी बन सकती हैं दीदी। आधा घंटा आपके पास, ट्वीट करिए, ट्वीट करिए, करिए, फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाए जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कुछ हरे भरे काम। समझ गए? हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और हर रोज 50,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र की है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां 27,918 नए केस दर्ज किए गए हैं और 139 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक राज्य में कुल 27,73,436 केस हो चुके हैं और 54,422 मौतें हो चुकी हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त 3,40,542 केस एक्टिव हैं। राज्य में केस दोगुना होने की दर
53 दिन हो गई है। मुंबई में बीते दिन को 4,758 नए केस सामने आए हैं और अब कुल मामलों की संख्या 4,09,320 हो गई है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 992 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक दिल्ली में कोरोना से कुल मौतों की संख्या 11,016 हो चुकी है। दिल्ली में संक्रमण दर 2.7% है और इसके साथ ही गुजरात में पिछले 24 घंटे में 2,220 नए केस दर्ज हुए हैं और 10 मौतें भी हुई हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि घातक विषाणु के स्रोत का अब तक पता नहीं चला है और सवालों के जवाब पाने के लिए आगे और अध्ययन की जरूरत है। बता दें कि WHO की अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट बीते दिन प्रकाशित हुई। इस टीम ने 14 जनवरी से 10 फरवरी तक चीन के वुहान शहर का दौरा किया था, जहां दिसंबर 2019 में वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा है, जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का संबंध है, सभी विचार सामने हैं। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। हमें अभी वायरस के स्रोत का पता नहीं चला है और हमें विज्ञान का अनुसरण जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड सरकार ने 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। ये रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि यह नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, हवाई मार्ग और रेलगाड़ियों से आने वाले लोगों पर 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके साथ ही इन राज्यों से आने वाले लोग गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे। इन लोगों में उत्तराखंड के निवासी भी शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया है। पूर्वी मिदनापुर की एक रैली में उन्होंने अपना गोत्र बताया तो बीजेपी नेता पलटवार करने में जुट गए हैं। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी चुनाव में हार से डर गई हैं और इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। ममता बनर्जी से पूछा है कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है, उनका हारना तय है। बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के टेंगुआ में आखिरी जनसभा में भाषण के दौरान कहा है कि उनका गोत्र शांडिल्य है, लेकिन मेरा गोत्र मामाटी मानुस। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, कभी गुंडागर्दी उनके कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अन्य लोगों के उम्मीदवारों के ऊपर अटैक कर रही है और अपने एक व्हील चेयर पर चल के कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय है। राजस्थान दिवस के मौके पर गहलोत सरकार ने कैदियों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान दिवस के अवसर पर 1200 कैदियों को आज़ादी मिली तो वहीं जेल से निकलने वाले कैदी खुली हवा में सांस लेते हुए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। कोई फिर से एक अच्छा नागरिक बन समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लेता दिखाई दिया। तो बता दें कि ये कैदी राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे थे। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान दिवस पर राज्य के विभिन्न जेलों में लंबे समय से सजा काट रहे करीब 1200 कैदियों का समय से पहले छोड़ा जाएगा। उसमें ऐसे लोग
भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सजा का ज्यादातर हिस्सा काट लिया है और उनका आचरण भी अच्छा है। जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और पुराने कैदी रहे हैं, उन्होंने यह जानकारी दी कि जेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मियों को टीकाकरण के दिन छुट्टी देने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी देने की बात कही गई है। हाजिरी बयान के मुताबिक अफसरों को निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय स्तर पर आकलन करते हुए कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए को शक है कि एजाज खान ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता है और ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। वहीं एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले एनसीबी ने ड्रग कार्ड लॉर्ड फारूक बटाटा से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर जाने दिया। फारूक के बेटे शादाब को पिछले हफ्ते ही एनसीबी ने एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था और उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स की खेप बरामद हुई थी। शादाब से पूछताछ के दौरान कई सेलिब्रिटी का नाम सामने आए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की यहां एक अस्पताल में मंगलवार रात को एंडोस्कोपी की गई। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि डॉक्टरों ने पवार को एंडोस्कोपी की है। वे उनका ऑपरेशन करने को लेकर जल्द ही फैसला करेंगे और हम और सूचना का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि रविवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद पवार की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। मुझे याद है, बस 100 रुपए के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे किसी के कहने पर वो पैकेट डिलीवर किया था। क्या करता, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था।